अगर आपको पे ऑफ समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग में रन कराइए, सेम सिनेरियो है, ये डिलीवरी का आपके साथ होता है, ये सेम ये आपका शॉर्ट का है, अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं तो, और ये हेज का है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। ये अगर आपने ये 10वीं 12वीं में ग्राफ पढ़े होंगे, और या आपने पढ़े तो होंगे पक्के से, सबने पढ़े होंगे 10वीं में, 10वीं तक सबके पास होते हैं। सिर्फ ये क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ताकि आपको हल्के अच्छे से याद रहे कि भाई साहब देखो, मुझे लॉस नहीं होगा, चाहे भाव कैसा भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके काम में आता है ये। हमने अभी सिर्फ कवर इसलिए किया है ताकि आपको एक तो कंफर्ट आ जाए, कंफर्ट ये आ जाए कि पे ऑफ डिलीवरी जैसा होगा। यदि आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे तो पे ऑफ रहेगा एग्जैक्टली सिमिलर टू योर डिलीवरी। भाव बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, भाव गिरेगा तो आपको लॉस होगा, सेम अनुपात में, सेम प्रोपोर्शन में। फ्यूचर का एक लॉट आप बेचोगे, शुरुआत में बोल रहे हैं हम, शुरुआत में आपने इनिशिएट किया बेचने से तो आप शॉर्टर हो गए, इनिशिएट किया खरीदने से तो आप हो गए लॉन्गर। अगर आपने शॉर्ट किया, और आप शॉर्ट क्यों करोगे, क्योंकि आपका मानना है कि रस्सी छोटी होने वाली है, तो इस तरह से पे ऑफ होगा। और जब अपन हेज बना लेंगे इस प्रकार का, तो इस प्रकार से होगा पे ऑफ, जिसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, भाव चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ये तीन हो गए पे ऑफ। इस कंसेप्ट को आप याद रखिए, इसका अपन डिटेल में इस्तेमाल करेंगे, नए नए पे ऑफ सिस्टम देखेंगे जब हम जाएंगे ऑप्शंस के कोर्स में। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीन ग्राफ बताए हैं, ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में सिर्फ ये पता पड़ता है कि जो आपके शेयर के भाव के परिवर्तन से आपका प्रॉफिट लॉस कितना होगा, वो हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के साथ साथ हम पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, उसके लिए अपन पे ऑफ सिस्टम बताते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो वहां पर भी ऑप्शंस में हम आपको बताएंगे कि अगर 2500 के भाव पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, 2000 के भाव पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, और 1700 के भाव पे आपको कितना लॉस होगा, तो वर्बली बता सकते हैं। दूसरा, चार्ट के थ्रू दिखाएंगे, तो चार्ट आएंगे ऑप्शंस में और कॉम्प्लिकेट होके। अभी सिर्फ फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो पे ऑफ होते हैं वो डिलीवरी जैसे होते हैं जब आप लॉन्ग रहते हैं, और शॉर्ट में उसके जस्ट अपोजिट रहते हैं। अब दोस्तों फिर वही बात, अपन फ्यूचर के हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा धारदार हथियार है, बहुत बुरा काटेगा, इसलिए बड़े संभल के इस्तेमाल करें। आपके घर में चाकू है, उस चाकू से आपने गर्दन काटनी है या बैगन काटना है, ये चाकू के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके हाथ के ऊपर निर्भर करता है। आपकी सेविंग किट में अगर ब्लेड रखी है तो उस सेविंग किट में रखी हुई ब्लेड से आप सेविंग करें या मर्डर करें, आपके ऊपर है। ब्लेड कुछ नहीं कर सकती, ब्लेड इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, नाइफ इज ऑल्सो जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक फ्यूचर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है और कुछ भी नहीं। हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट, दैट विल मेक द डिफरेंस। आप कैसे उसको यूज करते हैं वो तय करेगा आपका प्रॉफिट बनेगा या पाउंड टूटेगा, प्रॉफिट बनेगा या पाउंड टूटेगा, डिपेंड करता है आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा दोस्तों हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में किया था, हमने आपको पॉजिटिव सिनेरियो भी बताया, नेगेटिव सिनेरियो भी बताया। लाइकवाइज इस कोर्स में भी हम दोनों सिनेरियो आपको बराबर बताएंगे ताकि आप दोनों परिस्थितियों के बारे में जानकारी रखें। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि यदि आप 20,000, 25,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए खर्च करके और लोगों से कोर्स लेंगे तो वो क्या करते हैं, हाउ दे वर्क इज वेरी सिंपल। वो क्या करते हैं कि आपको जो पॉजिटिव सिनेरियो है वो पूरा बताएंगे कि देखो इतना पैसा बन गया, इतना पैसा बन गया, लेकिन जो नेगेटिव सिनेरियो है उसको वो भगा भगा के बताएंगे।
अब ये जो चीज है वो जाने अनजाने में करते हैं, क्यों करते हैं आई डोंट नो, बट फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि जो नेगेटिव सिनेरियो है उसको वो हाईलाइट उतना नहीं करते जितना पॉजिटिव पॉइंट को, पॉजिटिव सिनेरियो को हाईलाइट करते हैं। उससे होता क्या है, उससे नुकसान होता है सीखने वाले का, क्योंकि सीखने वाले को लगता है कि फ्यूचर से तो पैसा ही पैसा बनता है, ऑप्शन से तो पैसा ही पैसा बनता है, लॉस की बात नहीं बताते वो, लॉस के सिनेरियो को कंप्यूट करके नहीं बताते वो। तो उसके कारण क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो धरातल पर नहीं रहती, वो अव्यावहारिक हो जाती हैं, इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं। इसलिए अपन इस कोर्स के माध्यम से, भले ही आप बहुत कम कोर्स की फीस अदा कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि कोर्स के कंटेंट में कोई कमजोरी रहेगी, कंटेंट अव्वल दर्जे का रहेगा। इनफैक्ट जो 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 रुपए देके आप कोर्स पढ़ोगे, उनसे आप चाहे तो इस कोर्स को बाद में कंपेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अपन दोनों सिनेरियो का डिस्कशन करेंगे ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाए। अब दोस्तों, हमने पिछले सेशन में चर्चा करी थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो सवाल उठता है कि साहब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बड़े अच्छे थे, आचार्य चाणक्य के जमाने से चले आ रहे हैं, तो भाई साहब फ्यूचर्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कमियां थी फ्यूचर्स में, क्या कमियां थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जिसके कारण फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने जन्म लेना पड़ा? तो दोस्तों, जरूरत से ही जन्म लेती है नई चीज, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये आप सभी को अच्छे से पता है कि आवश्यकता होगी तभी आविष्कार होगा। सेम वे, ठीक इसी प्रकार से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की भी कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं के कारण ही जन्म लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि बेहतर होता है इसलिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर्स का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि समस्याएं क्या थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पहली समस्या थी लिक्विडिटी की, जिसको हमने चर्चा करी थी पिछले सेशन में भी कि खेलो इंडिया खेलो, जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे खेल में उतना मजा आएगा। आप में से कई लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, गली मोहल्ले में खेला होगा या स्टेडियम में खेला होगा, स्टेट लेवल पे भी खेला हो सकता है, नेशनल लेवल पर भी खेला हो सकता है, बट फंडामेंटल पॉइंट इज सेम। अगर आपके पास पूरी टीम नहीं है तो मजा नहीं आएगा। जितने ज्यादा खिलाड़ी हो उतना ज्यादा मजा होता है। 11 की टीम हो तो ज्यादा मजा आता है, फील्डिंग करने वाले भी पर्याप्त होंगे। सामान्य अनुभव की बात है, आपको भी पता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि बंटी भी चाहिए, बबली भी चाहिए, रमेश भी चाहिए, सुरेश भी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब आपको खरीदना है तो बेचने वाला मिल जाएगा, जब बेचना है तो खरीदने वाला मिल जाएगा। आप जब कोई शेयर खरीदते हो डिलीवरी में, होल्डिंग में, तो आपको पता होता है कि आपने शेयर खरीदे, बट आपको ये पता नहीं होता कि आपने किससे खरीदे। उससे आपको मतलब ही नहीं है कि आपने किससे खरीदे। बट ये बहुत जरूरी है कि जब आपने खरीदा तब आपको बेचने वाले मिल जाएं, और अपोजिट, जब आप बेचें तो आपको खरीदार मिल जाएं। तो लिक्विडिटी होना मांगता है, होगा, जो अपन ने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में चर्चा करी थी कि यदि खरीदार नहीं होंगे तो लोअर सर्किट लग जाएगा, यदि बेचने वाले नहीं होंगे तो अपर सर्किट लग जाएगा, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी ना, बेच नहीं पाओगे। तो उस सिनेरियो से सब बचना चाहते हैं। होता क्या है, सर्किट लग गया, सबने खुशी मना ली, सर्किट लग गया, सर्किट लग गया, सर्किट लग गया, बट ट्रेडिंग नहीं हो रही ना, ट्रेडिंग नहीं हो रही, आप खरीद बेच नहीं पा रहे, प्रॉफिट आपको बुक करना है आप बुक नहीं कर पा रहे, या आपको लॉस बुक करना है तो आप लॉस बुक नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली कोई नहीं चाहता कि सर्किट लग जाए, हम चाहते हैं कि खरीदार बेचने वाला मिलता रहे।
तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी ये दिक्कत आती है कि खरीदने बेचने वाले नहीं मिलते, हमें एक बेहतरीन सिस्टम चाहिए जिसमें सब लोग आए। ये सारे कॉन्सेप्ट अपन चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो ये बंटी भी चाहिए, बबली भी चाहिए। तो ये जितने अच्छे हों उतना ज्यादा अच्छा है, जितनी लिक्विडिटी उतना मजा आएगा। सेम कंसेप्ट है, चाहे डिलीवरी का ट्रेड लो आप या फ्यूचर का ट्रेड लो, लिक्विडिटी ज्यादा है उतना अच्छा है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी कम थी, इसलिए फ्यूचर्स आए, और चूंकि फ्यूचर्स आए तो लिक्विडिटी बढ़ाना है, तो क्या हुआ, फ्यूचर्स को सिंपल बनाया गया, और सिंपल बनाया गया और इजी बनाया गया। इसलिए दोस्तों फ्यूचर्स को खरीदना बेचना बेहद आसान है। मोबाइल से हो जाएगा पूरा काम, घर बैठे बैठे आप खरीद लोगे, घर बैठे बैठे आप बेच लोगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा या मंडी में जाना पड़ेगा। यहाँ तो सब घर से हो रहा है, काम पे मोबाइल से हो रहा है, या पहले ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था, अब सब मोबाइल से हो रहा है। तो सिंपल बना दिया गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में, ताकि जितने ज्यादा खिलाड़ी आ सके उतना ज्यादा मजा आएगा। और फिर आपके टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तो लगे ही हैं पब्लिक को खींचने के लिए, फ्यूचर्स खिलवाने के लिए। दूसरा केस, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत फंडामेंटल पॉइंट है ये। फंडामेंटल पॉइंट यह है कि भैया डिफॉल्ट का खतरा रहता है। डिफॉल्ट का खतरा कैसे, देखिए रमेश और सुरेश ने मान लो आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 3 महीने बाद का फॉरवर्ड सिनेरियो लेकर, लेकिन 3 महीने बाद एक पार्टी को लॉस होगा, दूसरी पार्टी को प्रॉफिट होगा। 2000 का यही एक सिनेरियो था, डॉट 2000 का, कि भैया नो प्रॉफिट नो लॉस है। बट उसकी संभावना बहुत कम होती है कि 3 महीने बाद भी 2000 का भाव भी बढ़ा रहे, या तो अरे भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना, 1900 हो जाएगा, 1950 हो जाएगा, 2150 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 3 महीने बाद भी 2000 पड़ा रह सकता है, बट संभावना कम है उसकी। बिगर पॉइंट क्या है, बिगर पॉइंट यह है, पे ऑफ पे आ जाओ आप, अगर 2500 का भाव हुआ तो बबली का पैसा बन रहा है 500 रुपए। अब बबली का पैसा बन रहा है तो बंटी का लॉस हो रहा है 500। इस 2500 को आप 500 मानिए, 2500 को आप 500 मानिए। बबली को अगर 500 का प्रॉफिट है तो बंटी को 500 का लॉस है, तो बंटी भाग सकता है ना 3 महीने बाद, कौन रोकेगा बंटी को। सवाल ये है। अब आप देखिए रमेश सुरेश का केस, रमेश सुरेश ने ये बोला था कि भैया 3 महीने बाद, रमेश ने कहा था हम गेहूं दे देंगे और सुरेश ने कहा था हम पैसे दे देंगे, हम गेहूं आपसे खरीद लेंगे 3 महीने बाद। मान लो 1700 का भाव हो गया, गेहूं सस्ती हो गई 3 महीने बाद, तो रमेश को हुआ प्रॉफिट 300 रुपए का। तो सुरेश मुकर सकता है, सुरेश कहेगा क्या कि भैया हम 2000 में रमेश से क्यों खरीदें, 1700 में तो मार्केट में मिल रही है। तो सुरेश कह सकता है ऐसा फैक्ट्री में आग लग गई, या वो कहेगा कि साहब हमें गेहूं की जरूरत नहीं है, हम दिवालिये हो गए, हम बाद में खरीदेंगे, या वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, जवाब ही नहीं देगा, फोन ही नहीं उठाएगा, भाड़ में जाओ, रमेश से कहेगा, भग गया वो। तो इसमें नुकसान किसको हुआ, रमेश को नुकसान हुआ। अब मान लो भाव हो गया 2500 का, तो सुरेश हैप्पी है कि उसको 2500 भाव है मंडी में, तो 2000 में उसको मिल रहा है। लेकिन रमेश को तो लॉस है, रमेश क्यों दे 2000 में सुरेश को जब मार्केट भाव 2500 है। रमेश कह सकता है वेरी वेल कि भैया हम गेहूं सड़ गई, गेहूं चोरी हो गई, खेत में हमने काट के रखी थी, खलियान में पानी गिर गया, कह सकता है वो, कौन रोकेगा उसको, डिफॉल्ट मार गया वो, बेसिकली कह सकता है वो मैंने किया था, मेरे बच्चे मुकर रहे हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि दोनों पार्टियों में से जिस पार्टी को लॉस हो रहा है
वो पार्टी पीछे हट सकती है। देखो दोस्तों, कई बार जेन्युइन रीजन भी होंगे कि वास्तव में सुरेश की फैक्ट्री बैठ गई, बट पॉइंट यह है कि अगर तुम्हारी फैक्ट्री भी बैठ गई तो रमेश को नुकसान क्यों होना चाहिए? रमेश को नुकसान, रमेश की क्या गलती है? तो पॉइंट क्या है कि दोनों पार्टियों में से जिस पार्टी की जीत हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट हो, इंप्लीमेंट हो, तब उस पार्टी की जीत होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि भाई साहब अगर नहीं की जीत, अगर रमेश को मंडी में भाव है 1700 का, 3 महीने बाद रमेश को अगर 2000 का भाव नहीं मिल रहा है, तो रमेश कहेगा अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने गांव वालों से, अरे यार ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बड़ा गड़बड़ झाला है, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। तो क्या हुआ? लिक्विडिटी कम हो जाएगी, भविष्य में और लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। लाइकवाइज मंडी में भाव है 2500 और सुरेश को 2000 के भाव में रमेश नहीं दे रहा है, तो सुरेश की फैक्ट्री का क्या होगा? सुरेश की फैक्ट्री बैठ जाएगी बिना गेहूं के। बिना गेहूं के तो ब्रेड बनेगी नहीं। अब रमेश ने डिफॉल्ट मार दिया तो सुरेश क्या कहेगा? अरे बड़ा गंदा काम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, हमें नहीं करना, हम तो मंडी से उठाएंगे डायरेक्ट। तो सुरेश भी हट गया, रमेश भी हट गया, तो लिक्विडिटी कम हुई, सिस्टम बैठ जाएगा। अब अगर काउंटर पार्टी अगर बैठ गई, मान लो आपका बंटी बबली के केस में भी हो सकता है, डिफॉल्ट मार गई पार्टी, तो डिफॉल्ट का खतरा सबसे बड़ा खतरा होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, और वो डिफॉल्ट का खतरा ना हो इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्जिन को। मार्जिन को मार्जिन को अपन मार्जिन का ही खेल है, फ्यूचर्स में मार्जिन का ही खेल है। बट पॉइंट यह है कि आप मार्जिन का महत्व समझिए। मार्जिन क्यों आए हैं? मार्जिन इसलिए आए हैं कि आपसे किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। मार्जिन इसलिए आए हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। जिस पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है उसको तो टेंशन नहीं है भाई मार्जिन की, दिक्कत उस पार्टी को है जिसको लॉस हो रहा है। वो पार्टी भाग सकती है तो उसका मार्जिन बढ़ता है। तो मार्जिन इसलिए है ताकि दोनों पार्टियों के बीच में संतुलन बना रहे और ये ऑप्शन ना रहे 3 महीने बाद कि भैया हम तो छोड़ के भाग रहे। कई बार बचपन में आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं वो कहते साहब हम नहीं खेल पा रहे तो वो कैरम को मिटा देंगे या शतरंज की गोटियां पटक देंगे यहां से वहां तक कि पूरा खेल ही बिगाड़ देंगे। तो वो काम नहीं करना। गेम हैज टू रन बाय रूल्स, नियम कायदे से चलेगा खेल। तो अगर दिवालिया ना हो कोई पार्टी तो उसके लिए मार्जिन होना जरूरी है ताकि डिफॉल्ट रिस्क रहे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है? डिफॉल्ट रिस्क रहती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, उस डिफॉल्ट रिस्क को हटाने के लिए फ्यूचर्स में आ जाते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स की हम चर्चा करेंगे आगे आज ही, बट अभी आप याद रखिए कि मार्जिन्स की हमें जरूरत इसलिए है ताकि दोनों पार्टियों का भविष्य सुरक्षित बना रहे 3 महीने बाद भी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये। अब दोस्तों, रेगुलेटरी रिस्क, 3 महीने बाद रमेश को गेहूं देनी है तो रमेश कह सकता है कि साहब गेहूं हमने सड़ी वाली गेहूं दे रहे हैं, हम जिस क्वालिटी की गेहूं की बात हुई थी उस क्वालिटी की गेहूं नहीं दे रमेश, तो सुरेश को नुकसान हो जाएगा। सुरेश को पैसा देना है तो सुरेश जो है नकली नोट थमा दे रमेश को तो भी चीटिंग हो गई। या सुरेश जो है मार्केट में जाके गेहूं का दाम फिक्स करे, मैच फिक्सिंग करे, उस केस में रमेश को लॉस है। या रमेश जाके मार्केट में फिक्सिंग करे भाव की तो सुरेश को लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में क्या हुआ? जेन्युइनली चला, सभी फैक्टर्स ने, रूस यूक्रेन युद्ध ने, गेहूं की सप्लाई ने, डिमांड ने, सबने काम किया और फिर भाव तय हुआ। उसमें किसी ने भाव की सेटिंग नहीं करना चाहिए। तो वो सेटिंग ना हो, फिक्सिंग ना हो, जो नियम कायदे हैं उनका पालन हो। तो उसके लिए क्या है? रेगुलेशन होना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलेशंस की प्रॉब्लम होती है, फ्यूचर्स में वो रेगुलेशन की प्रॉब्लम ना हो ये प्रयास किया जाता है। तो इस समस्या का समाधान भी है फ्यूचर्स में, इसलिए फ्यूचर्स बेहतर हैं
इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें रेगुलेटरी रिस्क कम है, चीटिंग होने की संभावना, फिक्सिंग होने की संभावना, क्वालिटी की प्रॉब्लम होने की संभावना कम होती है फ्यूचर्स के अंतर्गत। इसलिए फ्यूचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा प्रचलित हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही दूसरा रूप मानिए आप फ्यूचर्स, या आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक बेहतरीन सुधरा हुआ रूप है। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए लिक्विडिटी बढ़ गई, डिफॉल्ट की रिस्क कम हो गई क्योंकि हमने मार्जिन डाल दिए, फिर रेगुलेटरी रिस्क भी कम हो गई क्योंकि सेबी और एनएसई आ जाएगा, तो इसलिए उसका प्रचलन बढ़ता चला गया। अब देखिए आप ये कॉन्सेप्ट रिजिडिटी का, कोई भी खेल हो दोस्तों, कोई भी खेल हो, वो खेल कब लोकप्रिय होता है? जब उसको खेलना सुविधाजनक हो, लचीला हो। क्रिकेट क्यों लोकप्रिय है? जरूरी नहीं कि आपके पास स्टेडियम हो, आप गली मोहल्ले में भी खेल सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास बैट बॉल में आपके पास पूरी किट हो, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स हो, आप आराम से खेल सकते हो। आपके पास पिच नहीं है तो आप टेनिस की बॉल से खेल लो। तमाम तरीके की बॉल हैं, सुविधाजनक है। कई तरीके हैं, जरूरी नहीं कि 11 दूनी 22 लोग हों, 2-3 लोग भी मिलके खेल सकते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है? लचीला है, सुविधाजनक है। सेम सुविधाजनक होना चाहिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी, तभी तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा प्रचलित रहेगा। तो वही किया गया है फ्यूचर्स में। अब दोस्तों आप सिनेरियो देखिए। सिनेरियो ये है कि हमने क्या बात करी थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? हमने बात ये करी थी 3 महीने बाद का सिनेरियो क्या होगा। सोचो आप, हम आज खड़े हैं और 3 महीने बाद की बात कर रहे हैं कि 3 महीने बाद गेहूं का दाम क्या होगा। रमेश को डर था कि भाव गिरना नहीं चाहिए और वो मान के चल रहा था कि भाव गिरेगा, इसलिए तो उसने बेचा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। रमेश का मानना यह था कि भाव चढ़ेगा, तो उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। 3 महीने का व्यू था। लेकिन दोस्तों 3 महीने बहुत लंबा समय होता है, बीच में आपका व्यू चेंज हो सकता है। यू आर इंटाइटल्ड टू चेंज योर ओपिनियन। आपका व्यू चेंज हो सकता है, तो हमको वो कॉन्ट्रैक्टर कैंसिल करना है, खत्म करना है अपनी पोजीशन। तो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आप बेचोगे, यदि आपने पहले बेचा था तो आप खरीदोगे। अगर आपका व्यू चेंज हो गया, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए कि रमेश का मानना यह था कि साहब गेहूं के दाम गिर सकते हैं, लेकिन पता पड़ा रमेश को उसके दोस्तों के द्वारा कि साहब गेहूं की फसल तो जो है कम लोगों ने बोई है इस बार, तो गेहूं की जो है डिमांड के सामने सप्लाई कम हो जाएगी। या रमेश को पता पड़ा कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस क्वालिटी की गेहूं उसकी होगी, उससे अच्छी क्वालिटी की गेहूं इस बार हो गई है, पानी समय पर गिर गया, खाद अच्छी मिल गई, तो उसकी गेहूं अच्छी मिल गई। तो उसको लगता है कि साहब दोनों सिनेरियो हैं, मुझे आज पता नहीं थी, एक महीने बाद मुझे ये जानकारी मिली, तो उसको लगेगा साहब गलती हो गई, हमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था अब हम बेचना चाहते हैं उसको। तो वो बेच सकता है। तो वो बेचने के लिए चाहता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी वो खरीद सके, कभी भी वो बेच सके, कभी भी वो है खरीद सके, कभी भी वह बेच सके। सुरेश का केस भी ऐसा ही है। सुरेश का ये मानना था कि 3 महीने बाद गेहूं का दाम चढ़ेगा, लेकिन मान लो सुरेश को ये पता पड़ता है 1 महीने बाद, सुरेश का मैनेजर सुरेश के पास आता है और वो कहता है कि साहब अब जो है सिनेरियो बदल गया है, रूस यूक्रेन युद्ध थम रहा है, पुतिन साहब जेलेंस्की के बीच में बातचीत हो रही है, हो सकता है गेहूं की सप्लाई खुल जाए, गेहूं के दाम गिर जाए। ये इंफॉर्मेशन 1 महीने बाद आई, तो वो अपना व्यू बदल सकता है। या उसको ये पता पड़ जाए कि साहब 1 महीने बाद उसको पता पड़ जाए कि साहब इस बार गेहूं की बुआई बहुत ज्यादा हुई है, सभी खेतों ने बोया है गेहूं, सप्लाई बढ़ सकती है, भाव गिर सकते हैं। तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाव चढ़ेगा, अब उसका व्यू क्या है? भाव गिरेगा। वो बीच में अपना व्यू बदल सकता है।
तो जब उसका व्यू बदल गया तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए अपनी पोजीशन को रिवर्ट बैक करने की, गलती को सुधारने की। गलती को सुधारने की, या हो सकता है आप ये मान के चल सकते हो कि बीच में उसको प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लो आप ये सिनेरियो देखो, आपका जो सिनेरियो है वो जल्दी पेन आउट कर गया तो आप जल्दी बेच के निकल लोगे। आपका व्यू चेंज हुआ, समय से पहले चेंज हुआ, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप खरीद बेच सको। डिलीवरी में यही होता है। डिलीवरी में क्या होता है, आपने शेयर खरीदा, चार्ट पर सिग्नल मिला, आपने खटाक बेच दिया, आपको 3-4 महीने का इंतजार नहीं करना। सेम फ्यूचर्स में है। फ्यूचर्स आपने खरीद लिया, आपका एक्सपेक्टेशन है भाव चढ़ेगा और भाव चढ़ गया अचानक से, तो आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए कि आप फ्यूचर्स बेच के प्रॉफिट बुक कर लो। लाइकवाइज आपका अनुमान है कि फ्यूचर्स के दाम गिरेंगे, कमोडिटी के दाम गिरेंगे, तो आप फ्यूचर्स बेचे थे, एकदम गिर गया, आप खुश हो तो आप खरीद लोगे उसको, पोजीशन क्लोज करोगे। तो जरूरी नहीं है कि हम 3 महीने तक वेट करें। 3 महीने बहुत लंबा समय है। आपका सिनेरियो पहले ही अनफोल्ड हो गया तो भी आप व्यू चेंज कर सकते हो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने का इंतजार करना पड़ता था। फ्यूचर्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 3 महीने क्या, एक दिन में भी एसटीबीटी कर लो, आज बेचो कल खरीद लो, आज खरीदो कल बेचो, वो भी कर सकते हो। तो फ्यूचर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए फ्यूचर्स ज्यादा चलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में। इनफैक्ट फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिलीवरी से ज्यादा होती है। आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों आपको पता होगा, डिलीवरी में आप शेयर्स खरीदते हो तो आपकी होल्डिंग में वो 2 दिन बाद आते हैं। T+2 का नियम है। तो आपने आज शेयर खरीदे तो 2 वर्किंग डेज के बाद वो आपके डिलीवरी में आएंगे, तभी आप उनको बेच पाएंगे। अगर आप 2 दिन के पहले बेचते हैं तो आप ऑक्शन में जा सकते हैं, ऑक्शन की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए एडवाइजेबल होता है कि आप 2-3 दिन बाद बेचो, 2-3 वर्किंग डेज के बाद बेचो आप, ताकि आपकी होल्डिंग में आ जाए। क्योंकि पहले दिन तो सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन आपकी होल्डिंग में शेयर आने में 2 दिन लगते हैं, 2-3 दिन। अभी एनएससी काम कर रहा है कि वो T+1 कर दे, 1 दिन कर ले। तो ये भविष्य की बात है। पॉइंट हम यहाँ पर मेक ये कर रहे हैं कि डिलीवरी में यदि आपने आज खरीदा है तो बेचने के लिए आप 2-3 दिन का इंतजार करते हो। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स में तो आपने आज खरीदा कल बेच दो, कोई ऑक्शन की टेंशन नहीं, कोई पेनल्टी की टेंशन नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स बहुत ज्यादा लिक्विड है। ऑप्शंस में भी ऐसा है, आप आज खरीदो कल बेच दो, उसी दिन खरीदना है उसी दिन बेच लो। अब मान लो आप डिलीवरी में, कुछ लोग करते हैं शॉर्ट, कि आज हमने बेच दिया, सुबह भाव गिरा, दोपहर तक हमने खरीद लिया, हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन डिलीवरी में आप शॉर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर्स के माध्यम से आप डिलीवरी में भी शॉर्ट कर सकते हैं, वो अपन कवर करेंगे जब अपन शॉर्टिंग के टॉपिक की चर्चा करेंगे। पॉइंट क्या क्या मैं मेक कर रहा हूं यहाँ पर, कि आपका जो फ्यूचर्स है, जो ऑप्शंस है, वो डिलीवरी की तुलना में भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से तो फ्लेक्सिबल है ही, साथ में डिलीवरी से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए ज्यादा प्रचलित है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। आप आराम से आज खरीदिए कल बेचिए, आज आपने बेचा तो कल आप खरीद सकते हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई T+2 का, T+1 का, T0 का कोई टेंशन नहीं है फ्यूचर्स में। फॉरवर्ड में तो 3 महीने की बात थी, आपने आज व्यू बनाया, 3 महीने तक व्यू पक्का हो गया। 3 महीने बहुत लंबा समय है। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, लचीले होते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आपने तीनों सब समस्याएं देख ली, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देख ली, डिफॉल्ट रिस्क देख ली, क्यों मार्जिन आ गए वो देख लिया आपने, रेगुलेटरी रिस्क भी देख लिया आपने, रिजिडिटी भी देख ली। तो ये सभी समस्याएं, सभी टेंशन एक झटके में, एक ही स्टेप में खत्म होती है फ्यूचर्स के जरिए। इसलिए फॉरवर्ड की तुलना में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा प्रचलित हैं।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो सभी खूबियां हैं वो तो फ्यूचर्स में रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि हमने कहा है कि फ्यूचर्स वास्तव में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन है, बेहतर रूप है। इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी, डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और रेगुलेशंस भी अच्छे होंगे। ये सब रहेगा फ्यूचर्स में, इसलिए फ्यूचर्स ज्यादा प्रचलित होते हैं। अब दोस्तों दो तीन कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ये टाइटैनिक मूवी का पिक्चर है, जैक और रोज का। आप में से अधिकांश लोगों ने टाइटैनिक देखी होगी, नहीं देखी तो आग्रह है आपसे जब समय मिले जरूर देखिए। टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक जहाज टकराया था बर्फ की चट्टान से, आइसबर्ग से टकराया था और डूब गया था। टाइटैनिक जहाज पर जो कैप्टन था उसका कहना था, कैप्टन का जो क्रू था उसका कहना यह था कि मैं बर्फ को सूंघ लेता हूं, मुझे बर्फ की सुगंध आती है। मतलब वो ये बोल रहा था कि मैं इतना एक्सपर्ट हूं कि मुझे पता पड़ जाएगा कि आगे कहां पे बर्फ है, मुझे बर्फ की खुशबू आती है। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था वो बंदा। इन द एंड हुआ क्या, जहाज आइसबर्ग से टकराया, डूब गया। तो यहां पर जो हम कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं अंडरलाइंग का। अंडरलाइंग मतलब क्या, अंडरलाइंग मतलब नीचे का आधार। अंडर मतलब नीचे, लाइंग मतलब नीचे क्या है, तो ये आइसबर्ग है। ऊपर जो आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रही है, थोड़ा सा आपको बर्फ नीचे दिखेगी, बट नीचे देखो आप, नीचे देखो आप कितना बड़ा बर्फ है, कितना बड़ा बर्फ की चट्टान है। इसी चट्टान से तो टकराया था टाइटैनिक। टाइटैनिक के क्रू को ये लगा कि आगे जो बर्फ होगी वह छोटी होगी, क्योंकि उनको टिप दिख रही थी। वो तो ये जलवे में थे ना कि उनको तो बर्फ की सुगंध आती है। लेकिन जब जहाज आइसबर्ग के पास गया तो नीचे चट्टान इतनी बड़ी थी, उससे टकराया और वो डूब गया। तो यहां कहने का मतलब क्या है, यहां कहने का मतलब यह है कि ये टिप है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन टिप पानी के ऊपर इसलिए है क्योंकि टिप के नीचे आइसबर्ग बहुत बड़ा है, नीचे बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान है। आप सिर्फ टिप को ना देखें, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। टिप मत देखो आप। यदि आपको समुद्र में टिप दिख रही है आइसबर्ग की तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये टिप है, इसके नीचे बर्फ की चट्टान बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी चट्टान होगी, इसके नीचे अंडरलाइन बहुत बड़ा हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों सिनेरियो है। बट पॉइंट यहां पर यह है कि यदि आपको आइसबर्ग की टिप दिख रही है तो आपको अनुमान लगना चाहिए कि नीचे आइसबर्ग की बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान है, बच के रहना है। अगर बच के रहते तो टाइटैनिक जहाज नहीं डूबता। यहां पॉइंट क्या है, यहां पॉइंट यह है कि अपन ने गेहूं का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अपन ने गेहूं का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, वो टिप थी। नीचे तो गेहूं है ना भाई, नीचे तो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, नीचे तो गेहूं की सप्लाई डिमांड इक्वेशन है, नीचे तो हीट वेव का सिनेरियो है, नीचे तमाम सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। पॉइंट यह बताना चाह रहे हैं हम आपको, अंडरलाइंग बहुत बड़ा है। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कि भैया अंडरलाइंग क्या है। यदि आपके दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अंडरलाइन क्या है, ये सवाल आपने पूछना चाहिए। रमेश सुरेश के बीच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका अंडरलाइन गेहूं था, गेहूं के नीचे सप्लाई डिमांड इक्वेशंस थी, रूस यूक्रेन युद्ध था, हीट वेव था। आप मकान खरीदते हैं तो मकान के लिए अंडरलाइन जमीन होती है, रोड कहां से निकल रही है, पानी की सप्लाई कैसी है, सीवेज कहां से जाएगा,
ये अंडरलाइंग है मकान के। यदि आप जमीन ना देखो, पानी की व्यवस्था ना देखो और मकान ले लो, जमीन ले लो मकान के लिए, तो क्या होगा? आप पछताओगे आगे चल के। आपने किसी जगह मकान ले लिया, साहब रोड ही नहीं है वहां पे, तो रोड कहां से लेके आओगे आप? द पॉइंट इज यू हैव नॉट चेक्ड द अंडरलाइन। आपने जमीन चेक नहीं करी। हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, तो वो क्या था? फंडामेंटल एनालिसिस था अंडरलाइन को चेक करना। कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक रेशियो, होल्डिंग एनालिसिस, पीयर कंपैरिजन, सब कुछ क्या थी? सब कुछ था अंडरलाइन का एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आप इसीलिए करते हो ताकि आपको पता पड़े कि अंडरलाइन क्या है। रिलायंस का क्या इनकम स्टेटमेंट है, क्या बैलेंस शीट है, क्या कैश फ्लो है, क्या प्राइस टू अर्निंग है, क्या प्राइस टू बुक है, उसके पियर्स कैसे हैं, उसमें होल्डिंग कैसी है, वो अंडरलाइन का एनालिसिस थी। विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस आप शेयर नहीं खरीदे। हमने चर्चा करी है, हमने हमेशा बात की है कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स लें, वो स्टॉक्स लें जिनके आपको फंडामेंटल समझ में आते हैं, जिनकी इंडस्ट्री आपको समझ में आती है। तो क्यों कहा? इसलिए हमने कहा था क्योंकि यदि आपको इंडस्ट्री की जानकारी है तो आपको अंडरलाइन की जानकारी है। तो आप हमेशा जब बड़े बड़े लोग बात करते हैं टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, तो वो बोलेंगे वो कि इसका अंडरलाइन ये है, उसका अंडरलाइन वो है। तो अंडरलाइन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अंडरलाइन समझ में नहीं आता तब तक निवेश मत कीजिएगा। कसम है आपको, कसम है आपको कि विदाउट अंडरलाइन की अंडरस्टैंडिंग से, अगर आपको अंडरलाइन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भैया जी मत जाओ उस कॉन्ट्रैक्ट में, मत खरीदो। अंडरलाइन समझो, हमेशा हमेशा समझिए अंडरलाइन। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब टाटा हाउस के प्रोजेक्ट आते हैं तो हम ना जमीन देखते हैं, ना सीवेज देखते हैं, ना पानी देखते हैं, सीधे ऑनलाइन मकान बुक कर लेते हैं टाटा हाउसिंग के, या गोदरेज प्रॉपर्टीज के हम मकान सीधे ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। तो भैया वो बात सही है, बट वहां आप कंपनी देखोगे ना, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, गोदरेज का नाम जुड़ा हुआ है, तो गोदरेज अंडरलाइंग है, टाटा अंडरलाइंग है, उनकी हिस्ट्री अंडरलाइंग है, तो कुछ ना कुछ अंडरलाइंग है। बहुत जरूरी है अंडरलाइन का एनालिसिस, बहुत जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस।